आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय 3 विद्युत रसायन। और इस पाठ के लिए मैंने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि पीडीएफ को डाला है, और इस पीडीएफ को आप देख करके इस पाठ को समझते जाएंगे। विद्युत रसायन, रसायन की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत रसायन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। और विद्युत रासायनिक परिवर्तन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। विद्युत रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, पहला भाग। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो यहाँ पर हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, आपके जो सिलेबस में है। और इसमें हम देखते हैं कि बस आपको याद रखना है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। और विद्युत रासायनिक सेल का एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो है डैनियल सेल। और डैनियल सेल के बारे में देखिए, वहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं। उसे डैनियल सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टी सेल भी कहते हैं। और इस सेल के जो संरचना है आपको दिखाई दे रही होगी। 3 प्रकार हैं, इस 3 प्रकार से इसे पुकारा जाता है: डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल। और ये तीनों नाम से किसी भी नाम से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसकी बनावट देखिए, आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें देखिए 2 पात्र लिए हुए हैं, और 2 पात्र जिसमें एक में जिंक सल्फेट का विलयन है, और एक में जो बाएं तरफ में देखिए जिंक सल्फेट है, और दाएं तरफ में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बीच में एक लवण सेतु दिखाई दे रहा है। इस पाइप को लगाया गया दिख रहा है, यू आकार का, उल्टा यू आकार का पाइप एक दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोनों विलयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने के लिए इस लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, और दाएं साइड में देखिए आप कॉपर इलेक्ट्रोड है। और उसके बाद इसे हम ला करके विद्युतीय क्रम बना करके बल्ब से जोड़ दिए हैं। देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी जो संरचना है, आप इस संरचना को आपको फेयर कॉपी में आपके बनाना है उसके, क्योंकि ये डायग्राम भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है विद्युत रासायनिक सेल की। उसके बाद हम देखते हैं की क्रियाविधि। अभी हमने देखा कि यहाँ पर आप ऊपर के चित्र में देखिए, ये जो भाग है लेफ्ट वाला, जो कि जिंक वाला जो भाग दिख रहा है, जिंक सल्फेट, इसके बीच से मैं अगर कहूँ तो ये एक अर्ध सेल है। और उसके बाद कॉपर सल्फेट वाला जो भाग है ये एक अर्ध सेल है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड कहला रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड कहला रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिंक में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपचयन, अपचयन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जिंक जो है उसमें या इधर से विद्युत धारा बहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स इधर चलने लगेंगे जिंक की ओर से और कॉपर की ओर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण जिंक वाले इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, और अपचयन इधर हमको देखेंगे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। तो इसकी जो क्रियाविधि है उसको समझने के लिए अब चित्र को आप अपने माइंड में रखिए, ताकि क्या है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी इसकी क्रियाविधि। अब देखिए एनोड में, एनोड जो कि जिंक जो बाईं ओर जो था, उसमें ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया, उसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने से 2 प्लस आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में, और प्लस Zn2 प्लस है ना। और जो दूसरी अर्ध सेल जो है कैथोड अपचयन, जो दाएं साइड में थी जिसमें अपचयन हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक हम देख रहे हैं उदासीन कॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये इसका अगर पूर्ण सेल अगर हम बनाएं, अर्ध सेल जो जिंक और अर्ध सेल कॉपर दोनों को अगर लेकर के हम इसका जो पूर्ण सेल बनाते हैं, उसका जो की जो रिएक्शन है वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है।
तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने विद्युत रासायनिक सेल ऊपर में देखा उसके बारे में देखिए। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि लवण सेतु जो है उसके अंदर में KCl KNO3 और सोडियम नाइट्रेट ये NaNO3 है ना, सोडियम नाइट्रेट का विलयन बना होता है जो सेल की उदासीनता को बनाए रखता है जिसमें सॉरी जिसमें आयनों का पारगमन होता रहता है, मतलब इसमें आयंस आने जाने के लिए वहाँ गमन करते रहते हैं। तो ये जो लवण सेतु ऊपर में डायग्राम में जो दिख रहा था वही लवण सेतु के बारे में बता रहे हैं कि वो जो इसके अंदर में जो भरा होता है लवण सेतु में KCl KNO3 और NaNO3 का विलयन होता है। तो उसके बाद डैनियल सेल में धारा की दिशा जो है कॉपर से Zn की ओर व इलेक्ट्रॉन की दिशा Zn से कॉपर की ओर होती है। अभी यहाँ पर आप एक बार डायग्राम को फिर से देखिए। यहाँ पर देखिए जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन होगा और विद्युत धारा जो है वो कॉपर से जिंक की ओर बहेगी। आप इस बात को इस डायग्राम से याद रखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सांद्रता सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक ही पात्र में दो भिन्न भिन्न अपघट्यों को सरंध्र दीवार से पृथक कर देते हैं। तो ये डायग्राम नीचे दिया हुआ ये है एक सांद्रता सेल जो कि देखिए एक सरंध्र दीवार से इसे अलग किया गया है दोनों विलयनों को एक पात्र में लगा करके, जिसमें बाईं ओर जिंक है और दाईं ओर कॉपर है। और उसके बाद हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम एक सेल सूत्र को लिखने का देखिए तरीका देखिए कि सेल सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। जिंक यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट साइड में था एनोड पर जिंक के बारे में देखिए Zn2+ और एक 1 मोलर एक सांद्रता वाला विलयन है। और ये लवण सेतु का ये दो लाइन जो दिख रही है लवण सेतु है और कॉपर जो है Cu2+ आयन और उसके बाद Cu 1 मोलर आयन। तो इस प्रकार से ये सेल सूत्र लिखने का भी आपको अभ्यास होना चाहिए। और आप इसे पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, तो ऑक्सीकरण अपचयन के और सेल सूत्र के बारे में, तो आपको जल्द से जल्द समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को डाला है, आप इस प्रश्न को अभी सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए Cu+2Ag और उसके बाद यहाँ पर देखिए Cu2+ और 2Ag सेल अभिक्रिया में यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा? आप सोच के बताइए, अभी मत बताइए आप, लेकिन आप सोचिए आंसर, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा। 2 मिनट का समय है बस इस क्वेश्चन के लिए। आप सोच करके रखिए, मैं अभी उसका आंसर बताऊंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा। यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो ऋणावेशित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सॉरी जो ग्रहण कर रहे हैं उस पर ऋणावेशित होगा और जो निकल रहा है तो उस पर धनावेश होगा। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा। और दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी, और तीसरा धारा प्रवाह क्या होगा। इनके उत्तरों को अगर देखें तो मैंने यहाँ उत्तर भी लिख करके रखा हुआ है आपके लिए। देखिए इसका जो कॉपर, देखिए कॉपर जो है, कॉपर बाएं साइड में है, बाएं ओर का इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है और उसके बाद दाईं ओर कैथोड है। तो यहाँ पर अभी ऋण आवेशित, यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित होगा? बाएं ओर का, माने कॉपर जो कि ऋण आवेशित होगा एनोड पर जो है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया एनोड पर क्या होगी, Cu जो है ये Cu में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो Cu2+ होगा। और उसके बाद कैथोड में से कैथोड जो है उसमें सिल्वर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये उदासीन अणु बनेगा। यहाँ पर 2Ag आप देख रहे हैं, ट्वाइस Ag लिखा हुआ है, तो चांदी के 2 अणु के दिखा रहा है, तो ये उदासीन अणु बनेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एनोड पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण हो रहा है और उसके बाद सिल्वर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस पर अपचयन हो रहा है। और धारा प्रवाह क्या होगी, और हमने बताया था कि कॉपर से सिल्वर की ओर इलेक्ट्रॉन का चलेगा और सिल्वर से कॉपर की ओर धारा प्रवाह होगा।
तो इस बात को भी हमको याद रखना है। जब विद्युत रासायनिक सेल हम देख रहे थे, तो जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा था और कॉपर से जिंक की ओर विद्युत धारा बह रही थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दाएं से बाईं ओर जो है विद्युत धारा का प्रवाह होगा, माने सिल्वर से कॉपर की ओर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। ये जो है किसी धात्विक विलयन में धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन देने पर या धात्विक आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने पर उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। देखिए दोनों ही कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन देने पर या इलेक्ट्रॉन लेने पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इसका डायग्राम भी छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या देगा, दोनों कंडीशन बताया गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तब ये ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। एम अगर कोई धातु है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के निकलते समय वो एम प्लस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी धातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को जो यानी इलेक्ट्रॉन जो अभी निकला था उसे ग्रहण किया तो और ग्रहण करके उदासीन हो जाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अपचयन विभव। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं और अपचयन विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। उसके बाद हम देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी थ्योरी आपको आनी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो 298 केल्विन ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 298 केल्विन ताप पर है ना, और एक वायुमंडल दाब पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किसी सेल में अर्ध सेल विभव की गणना सीधे, किसी भी सेल में अर्ध सेल विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती है, इसलिए सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है, जिसे SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट करते जाइए। किसी सेल में अर्ध सेल विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती, इसके लिए सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है, जिसे SHE कहते हैं। हमने अभी 2 पात्र देखे थे, और जिंक वाले और कॉपर वाले दोनों। तो मैंने बताया था कि अर्ध सेल जो एक साइड का एक पात्र में हम कर रहे हैं तो वो एक अर्ध सेल है, कॉपर वाला जो एक पात्र वो एक अर्ध सेल है, तो दोनों मिला करके पूर्ण सेल बनता है। तो हम अर्ध सेल की बात कर रहे हैं। अगर एक अर्ध सेल जिंक वाला या कॉपर वाला है, उसको उस पर अगर हम उसके द्वारा से अगर अर्ध सेल अकेले की गणना नहीं हो सकती है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक शून्य विभव वाला इलेक्ट्रोड वहां जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसके बारे में हम डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को SHE या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसकी बनावट देखेंगे कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब बनाते हैं तो जैसे किसी भी पात्र में 1 मिलीलीटर HCl भरकर एक वायुमंडलीय दाब पर उल्टे कीटनुमा लिखा है, कीपनुमा संरचना लगा देते हैं, जिसे पारा की नलिका कहते हैं HG। इसके ऊपरी सिरे में हाइड्रोजन गैस व इसके मध्य सिरे में प्लेटिनम धातु का तार लगा होता है। तो इस प्रकार की इसकी बनावट होती है। और उसके बाद इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। यह एनोड व कैथोड दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। इसकी संरचना मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। ये जो हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी संरचना को मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। यह एनोड व कैथोड दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसकी सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को, हम देख रहे हैं उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा हुआ है, और 2 हाइड्रोजन और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीकरण का एक डायग्राम है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसे हाइड्रोजन ये दिख रहा है, यहाँ चित्र देखिए, आपका डायग्राम आ गया। तो
तो यहाँ पर एक वायर लगा हुआ होता दिख रहा होगा, है ना, और उसके बाद एक पन्नी लगी हुई है, प्लेटिनम की पन्नी, और उसके बाद यहाँ पर एक 1 मोलर यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन है, और ऊपर से यहाँ से हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है। तो इसमें से जो विद्युत धारा निकल रही उत्पन्न हो रही है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसके बाद ये जो है इसका जो विभव है वो शून्य होता है, और इसको हम जोड़ देते हैं दूसरे वाले एक सेल से, जैसे कि इसको हम जोड़ दिए यहाँ पर कॉपर के एक सेल से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो है पूर्ण सेल बन जाता है फिर। तो यहाँ पर देखिए यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है हाइड्रोजन और ये उदासीन हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्रियाविधि के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जिंक के विभव का मापन कैसे करते हैं, देखिए। अब यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका विभव शून्य, लेकिन जिंक देखिए, जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक के विभव का मापन करने का एक डायग्राम आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अर्ध सेल और पूर्ण सेल। ये अर्ध सेल था, यहाँ तक के बीच से लवण सेतु ने इसको जोड़ करके पूर्ण सेल बना दिया है। अब यहाँ जिंक के विभव का मापन करना है, तो हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बाईं ओर से, ये देखिए वाली बाईं ओर से जिंक से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। तो ये ऑक्सीकरण हुआ है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये अपचयन का प्रक्रिया हो रहा है यहाँ पर। अभी क्लियर हो रहा होगा आपको कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के हाइड्रोजन की ओर जा रहे हैं, और विद्युत धारा जो है वो हाइड्रोजन से निकल के जिंक की ओर प्रवाह हो रहा है। उस प्रकार से हम एक सूत्र यहाँ पर ईएमएफ का एक जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल निकालने का एक सूत्र यहाँ देखते हैं। ये एक सूत्र दिख रहा है, देखिए, ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर एक सवाल आते ही है मैथ्स वहाँ पर, और न्यूमेरिकल पोर्शंस में रहते हैं मैथ्स 12th बोर्ड में। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ई सेल या ई एम एफ इक्वल्स ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एनोड पर जिंक है। तो कैथोड का वैल्यू जो है 0, वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए उसका मान जो, क्योंकि इसका ईएमएफ का मान जो है यहाँ पर देखिए हमने 0 लिखा है क्योंकि इसके ईएमएफ का मान 0 है, और उसके बाद फिर जिंक का जो है विद्युत वाहक बल 0.76 वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो जिंक का जो विद्युत वाहक बल का मान जो है, या हम बोलेंगे कि उसके विभव का मापन करने पर हम देखते हैं जिंक के विभव का जो मान है वो कितना आया, -0.76 वोल्ट। इसके इसी में एक क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्व किए हैं, देखिए यहाँ पर। अब कॉपर को रखते हैं। कॉपर को रखने के बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बाएं साइड दिखाई दे रहा है, और दाएं साइड में कॉपर कैथोड है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ एनोड की तरह कार्य कर रहा है। अब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, आपको ये सब डायग्राम बनाने होंगे बाद में। और ये हाइड्रोजन देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलने से ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर, कैथोड पर अपचयन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद अगर हम इसके ईएमएफ के ये अगर निकालते हैं, या ई सेल इक्वल्स ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड इसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड का जो मान है, हम यहाँ देखते हैं कैथोड पर कॉपर है, कॉपर के इलेक्ट्रोड का जो मान है 0.34 है, और उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो एनोड पर है उसका मान 0 है। तो इसके जब हम देखते हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है, ई सेल इक्वल्स आ रहा है प्लस, इसमें प्लस वैल्यू आ रहा है 0.34 वोल्ट। तो ये विद्युत वाहक बल जो है या विभव का मापन करने का एक फार्मूला जो कि हम देखते हैं ई सेल, ई कैथोड और ई एनोड के बारे में। इसमें थोड़ा सा और एक टॉपिक जुड़ जाएगा कि विद्युत बल का मापन, इसके बारे में। विद्युत रासायनिक सेल में मुख्य 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ये जो थ्योरी है आपको थोड़ा सा पता रहना है। फर्स्ट है सांद्रता परिवर्तन से इनका विभव स्थिर नहीं रह पाता, और इनकी सेल अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, और इनके ताप गुणांक का मान अधिक होता है। तो हमारी क्लास में हम आज की डेट में आज हम यहीं तक पढ़कर समाप्त करेंगे, और उसके बाद
जैसे ही आपका